तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका ओवर पावर एक्सप्लेनर 0.2 चैनल में। और आज हम एक ऐसे मानवा को एक्सप्लेन करेंगे जिसकी स्टोरी बेस्ड है रिवेंज के ऊपर। तो बिना समय को बर्बाद किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हमें एक बंजर इलाके को दिखाया जाता है जहां पर एक टूटा फूटा घर था और उस घर के अंदर कुछ भिखारी बैठे हुए थे। फिर वहां हमें हमारे इस सीरीज के मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है। उसके साइड में एक ओल्ड मैन भी बैठा था जो एमसी से कहता है, नौजवान तुम कई दिनों से ऐसे ही हो, जो भी बोझ तुम पर है उसे छोड़ दो। ये सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है, हाँ मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरे राज्य में बदला लेना असंभव है। इस कड़वाहट को निगलने से कम मुझे शांति मिल सकती है, लेकिन बस मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। हमारा भाईचारा और उन सबकी मुस्कान के पीछे छिपी हुई तलवारें, मैं उनके जाल में फंस गया। फिर वो ओल्ड मैन एमसी को पानी पिलाने लग जाता है। उसी समय अचानक वहां पर बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाती है। वो ओल्ड मैन उस बर्फ को देखकर अपने मन में सोचता है, अभी तो धूप खिली हुई थी, फिर अचानक बर्फ क्यों पड़ने लगी। लेकिन इसमें आश्चर्य नहीं है, आजकल अजीब चीजें घटित हो रही है। पूरा मेपल वुड शहर दिन प्रतिदिन अशांत होता जा रहा है। उसी समय उस ओल्ड मैन को कुछ बर्फ के टुकड़े चमकते हुए दिखाई देते हैं और वो जब उसे छूता है तो उसकी पूरी के पूरी बॉडी बर्फ में तब्दील हो चुकी थी और उस ओल्ड मैन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसी के साथ एमसी बर्फ को देखकर अपने मन में सोचता है, ये बर्फ के टुकड़े डॉ पावर से भरे हुए हैं, इसका मतलब इसका स्पर्श ही किसी भी व्यक्ति को मार सकता है। लेकिन एमसी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में सोचता है, भूल जाओ, मैं मौत को गले ही लगा लूंगा। उसी समय आसमान से एक आग का गोला एमसी के साइड में आकर गिरता है और उस आग के गोले का प्रेशर आसपास की जगहों को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। उस खतरनाक आग के गोले को देखकर एमसी अपने मन में सोचता है, इतनी खतरनाक दाव पावर, आखिरकार कौन है ये। उसी समय आग के गोले से आग की लपटें हट चुकी थी। उसके अंदर एक बंदा खड़ा था जो ऊपर देखकर कहता है, क्या अंधाधुंध हत्या करना यही तुम्हारा दाव है। और गाइज, इस बंदे का नाम था जाओ गुआंगल। उसके सामने एक और इंसान पूरी आर्मी को लेकर खड़ा हुआ था और वो कहता है, अंधाधुंध हत्या करना, क्या मैंने सही सुना। जाओ गुआंगल, तुम्हारी ऊंची नजरों में चींटियों का जीवन भी जीवन होता है। और गाइडी आम इंसानों को ही चींटिया कर रहा था। और इस बंदे का नाम है गोंग यानबाई। और उस बंदे के साथ आए साथी एक पावरफुल सोर्ड रेन नाम का अटैक जाओ गुआंगल पर कर देते हैं, जिसे कि जाओ गुआंगल अपने ब्लेजिंग सन नाम के अटैक से रोक लेता है। उस अटैक को देखकर सामने की आर्मी के बंदे कहते हैं, इतने पावरफुल अटैक को इसने एक क्षण में ही भाप बनाकर उड़ा दिया। उसी समय गोंग यानबाई अपने मुंह से वन ब्रीथ एक्सेल फ्रोस्ट नाम का अटैक कर देता है और एमसी के अटैक को बर्फ में जमा देता है। लेकिन जाओ गुआंगल उस बर्फ को बीच में से काट कर आ जाता है और आते हुए कहता है, गोंगयान भाई तुम मरोगे। लेकिन उसी समय गुआंगल किसी चीज को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि गाइज एक बंदे ने फेदर्स से गुआंगल पर अटैक कर दिया था, जिसके कारण तो वो जमीन पर आ चुका था। ऊपर से एक मैकेनिकल ईगल पर बैठा बंदा कहता है, गुआंगल तुम वास्तव में भयानक हो, क्योंकि तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ रहे। और गाइज, इस बंदे का नाम था मो जियानगू, मो फैमिली से। फिर गुआंगल उसे देखकर गुस्से में कहता है, तुम भी मरोगे मोजियांगू। उसी समय गोंगयान चिल्लाकर अपने साथियों से कहता है, सभी डिसाइपल्स फॉर्मेशन बनाओ। और वो सारे डिसाइपल्स जाओ गुआंगल को घेर लेते हैं, फिर फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइज, वो सारे के सारे डिसाइपल फॉर्मेशन को बनाने के लिए अपनी सोल का सेक्रीफाइस कर रहे थे। गोंगयान भाई उन सभी की सोल को इकट्ठा करता हुआ कहता है, जाओ गुआंगल, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि क्या तुम जीत सकते हो। और फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। उस फॉर्मेशन के कारण तो गाइज विशालकाय पाइथन जनरेट होने लग जाता है और वो सभी पाइथन तो गुआंगल को घेर लेते हैं। गुआंगल उन पाइथन्स को देखकर अपने मन में सोचता है, ये बड़े खतरनाक पाइथन्स है, इन्हें जितना काटेंगे ये उतने ही दुगने होते जाएंगे और मेरे शरीर में दाव पावर को बंद कर देंगे। उसी समय गोंगयान भी अपनी
पावर की मदद से उस फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करने लग जाता है और गुआंगल को वो पाइथन्स और भी ज्यादा तेजी से धीरे धीरे जकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण तो उसे सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। ऊपर से ईगल पर बैठा मो जियानवू गोआंगल की हालत को देखकर कहता है, गोंगयान क्लैन की गुप्त टेक्निक से अपेक्षा थी, यहाँ तक कि जांग गुआंगल भी इसके खिलाफ शक्तिहीन है। और गाइज हम देख सकते हैं कि जांग गुआंगल का पूरा शरीर जम चुका था, जो कि देखने से काफी ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। उसी समय जोर से पाइथन्स के अंदर से एक तेज रोशनी निकलना स्टार्ट हो जाती है और गोंगयान को भी फॉर्मेशन को बनाए रखने में तकलीफ होने लगती है। तभी गाइज जाओ गुआंगल उन बर्फीले पाइथन्स को तोड़कर बाहर निकल चुका था। उसी समय मो जियानवू अपने फॉर्मेशन से गुआंगल पर अटैक कर देता है। तभी गुआंगल भी एक पावरफुल अटैक मो जियानवू के ऊपर कर चुका था। उस अटैक के कारण तो मो जियानवू का ईगल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और गुआंगल जोर से चिल्लाता है, एक्सप्लोर। गाइज गुआंगल की पावर इतनी ज्यादा थी कि जिसके कारण आसमान में बड़े बड़े धमाके होना स्टार्ट हो जाते हैं। उन धमाकों को देखकर गोंगयान अपने मन में सोचता है, मेरी 9 इन प्रोफाउंड फॉर्मेशन ये वही है, क्योंकि गाइज गोआंगल गोंगयान की फॉर्मेशन को ही उनके बीच में लगा रहा था। उस फॉर्मेशन को देखकर एक डिसाइपल कहता है, इसका नाम है ब्लेजिंग ब्लोसम, ये तीसरे कक्षा की बेकार आर्ट है। देखो सीनियर ब्रदर, मैं इसे हाथ से कैसे हटाता हूँ। और उस फ्लावर के हाथ लगाते ही उस डिसाइपल का पूरा शरीर ही जल चुका था। ये देखकर गोंगयान चिल्लाता हुआ कहता है अपने डिसाइपलों से, मूर्खों, ये गुआंगल की सीक्रेट टेक्निक है, इसका मुकाबला करने के लिए वाटर एलिमेंट का यूज करो। और वो सभी डिसाइपल्स वाटर एलिमेंट का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी मो जियानवू भी अपने मैकेनिकल ईगल्स को गुआंगल पर छोड़ देता है और वो सारे ईगल्स फ्लावर्स से टकराकर फटना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण तो गाइज पूरा आसमान ही धमाकों से भर चुका था। नीचे पड़ा एमसी उन्हें देखकर अपने मन में सोचता है, इतने शक्तिशाली, वास्तव में वे है कौन। उसी समय गुआंगल भी अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म में आ चुका था। वो कहता है, एंसेस्टर्स ड्यूरोंग प्रकट होइए, और ड्रैगन का अटैक करता हुआ कहता है, जला दीजिए सबको। और गाइज वो सीन देखने में बहुत ही ज्यादा इपिक लग रहा था। फिर वो फायर ड्रैगन अपने रास्ते में आने वाले सभी डिसाइपल्स को जला देता है और गोंग यानबाई पर अटैक कर देता है। उस अटैक के कारण गोंग यानबाई नीचे गिर जाता है और कहता है, वह जूरोंग के असली रूप का उपयोग कैसे कर सकता है। और उस अटैक को देखकर तो मो जियानगू कहता है, धत तरीकी। उसी समय जमीन हिलना स्टार्ट हो जाती है और जब वो ग्वांगल की तरफ देखता है तो वो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। फिर जाओ ग्वांगल बड़े कूल अंदाज में कहता है, आओ गोंग यानबाई, आओ मोजियांग। फिर ग्वांगल अपने एंचेस्टर जूरोंग की ट्रू फॉर्म को समन कर लेता है और उन दोनों की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर ग्वांगल अपने फर्स्ट अटैक को करने लगता है तो उसे गले में तकलीफ होने लगती है और काशी आना स्टार्ट हो जाती है। पीछे से मो जियांग कहता है, गोंग यानबाई, क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए। उसी समय गुआंगल के आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन आंसू भी भाप बनकर उड़ जाते हैं। तभी जाओ गुआंगल हंसता हुआ कहता है, केवल मैं ही अपने शरीर को मार सकता हूँ, केवल जूरोंग ही मेरी आत्मा को जला सकता है। मेरा महान सिर यहाँ, इसे काटने में कोई भी सक्षम नहीं है। उसी समय गाइज एक लाइट आती है और गुआंगल का सिर काटकर उसे धड़ से अलग कर देती है। उस कटे हुए सिर को देखकर तो गोंग यानबाई को कुछ समझ में नहीं आता और गाइज वो लाइट एक तलवार थी जो एक बंदे के मयान में चली जाती है। गोंग यानबाई उसे देखकर कहता है, आप लीई। और वो लीई उन दोनों से कहता है, बहुत शोरगुल कर रहे हो। तभी गोंग यानबाई उससे कहता है, लीई, हम महामहिम इंगवू के ऑर्डर से यहाँ पर आए हैं। तभी ली उन दोनों को गुस्से से देखता है और उनके स्वरों को भी बीच में से काट देता है। लेकिन ये सब तो गाइज एक इल्यूजन था, जिसके डर से तो वो जाओ गुआंगल का सर उठाकर वहां से भाग जाते हैं। उस पूरी के पूरी जगह पर गुआंगल का धड़ और ली ही बचे हुए थे। फिर ली गुआंगल के धड़ को भी उड़ा देता है, एक क्रीपी सी स्माइल देने लग जाता है। फिर बाद में ली वहां से जा चुका था। आसमान के बीच से सूरज की रोशनी गिरना स्टार्ट हो जाती है
उसी समय एमसी भी हिम्मत करके हांफता हुआ उठ जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं अभी नहीं मरना चाहता। और एमसी बाहर जाता हुआ अपने मन में सोचता है, संभावना 0 है, लेकिन फिर भी मुझे एक बार प्रयास करके देखना चाहिए। तभी गाइज एमसी का पैर स्लिप हो जाता है और वह पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। पहाड़ से नीचे गिरने के बाद एमसी के सामने गुआंगल का टोकन पड़ा था। उसे देखकर एमसी अपने मन में सोचता है, ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास शायद कुछ ऐसा हो जिससे मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। तभी एमसी खड़ा होकर उस जगह पर चीजें ढूंढना स्टार्ट कर देता है। एमसी को वहां पर एक पिल की बोतल दिखाई देती है। एमसी उस बोतल में से एक पिल निकाल लेता है और अपने मन में सोचता है, बस यही बचा है। फिर उस पिल को खा लेता है और अपने मन में सोचता है, मैं अपना रिवेंज उन कमीनों से जरूर लूंगा। और गाइज उसी समय हमारे एमसी के बॉडी की मेरेडियंस अनलॉक होने लगती है, क्योंकि गाइज एमसी ने मेरेडियंस ओपनिंग पिल खाई थी और एमसी की बॉडी एकदम नई बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एमसी अपनी आंखों से सूरज को देखता हुआ अपने मन में सोचता है, जब दाव मेरेडियंस प्रकट होते हैं तो जीवन की शक्ति वापस आती है। फिर एमसी उन सभी मरे हुए भिखारियों को दफना देता है और उनसे कहता है, शुक्रिया मेरे भिखारी भाइयों मेरा ख्याल रखने के लिए, और शुक्रिया एल्डर क्योंकि आपकी पिल ने मेरी जान बचाई है। एमसी एक लाल कपड़े वाली ग्रेव के सामने खड़ा होकर झुकता हुआ कहता है, ईश्वर तुम्हें स्वर्ग में शांति दे। फिर अचानक गाइज जमीन के अंदर से एक तेज रोशनी निकलना स्टार्ट हो जाती है। एमसी उस रोशनी को देखता है तो वो रोशनी एक बॉल के रूप में एमसी के हाथ में आ जाती है और हाथ के अंदर चली जाती है। उसी समय गाइज एमसी एक अलग ही जगह पर पहुंच गया था। गाइज वो जगह देखने से सिमुलेशन की तरह लग रही थी, जिसे देखकर तो एमसी भी कहता है, यह कौन सी जगह है। उस जगह पर जब एमसी पीछे पलटकर देखता है तो एक इंसान का ग्राफिक्स दांव के निशान के बीच में खड़ा था, जिसे देखकर एमसी अपने मन में सोचता है, वह कौन है, और उससे कहता है, हेलो मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तभी गाइज एमसी के सामने एक पैनल आता है, अपर्याप्त दाव सोर्स प्रतिक्रिया नाम से, और वहां पर सारी मार्शल आर्टिस्ट की लेवल्स थी, जिसे देखकर एमसी चौंकता हुआ कहता है, दाव सिमुलेशन प्लेटफॉर्म की 14th सील से लेकर 18th सील तक, शॉर्ट प्लेटफॉर्म की 3rd सील से लेकर 7th सील तक सारी जानकारी दे रखी है। फिर अचानक एमसी नीले कलर के ग्राफिक्स के अंदर खींचा चला जाता है और उससे पूरी तरह से मर्ज हो जाता है। तभी एमसी को सिस्टम की आवाज आती है, इस धन्य भूमि के स्वामी का सम्मान पूर्वक स्वागत है। और गाइज एमसी के दिमाग के अंदर उस जगह की सारी जानकारी जाने लगती है, जैसे ये ताइशु ब्रह्म क्षेत्र है और यहाँ पर सब कुछ वास्तविक के समान है, और दाव प्लेटफॉर्म में जाने के लिए आपको मेरिट कमाने पड़ेंगे, जबकि शोर्ट प्लेटफॉर्म में जाने के लिए इस सिमुलेशन के अंदर अपने लेवल्स के एनिमीज को डिफीट करना होगा। और इस पूरे यूनिवर्स में धन्य भूमि भी मेरिट पॉइंट को इकट्ठा करती है, जिसमें आपकी धन्य भूमि जहां पर आप रहते हैं डोंग शेंगवो वो 23वें रैंक पर आती है 1850 मेरिट के साथ हर एक मंथ में। फिर वो सिस्टम बताता है, हर 30 दिनों में एक चुनौती आएगी और हार गए तो डिमोशन मिलेगा। गाइज प्रमोशन का उल्टा माने डिमोशन। फिर एमसी उस सिमुलेशन से बाहर आ जाता है और अपने मन में सोचता है, अभी तो जानकारी मेरे दिमाग में उमड़ रही है, उन्हें समझने में समय लगेगा। हालांकि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम मुझे करना है। इनर कोर्ट सिलेक्शन से पहले दाऊ एकेडमी में पहुंचना है और मुझे अपने पिछले अपमान का बदला लेना है। फिर गाइड हमारा सीन शिफ्ट होता है जांग किंगडम में, जहां पर हमारा एमसी दाऊ एकेडमी में आ चुका था और एमसी एकेडमी के अंदर आकर उसके पीठ पर जो बक्सा बंधा था उसे वो नीचे फेंक देता है। तभी एक हट्टा कट्टा बंदा एमसी की तरफ आता हुआ कहता है, जियांग तुम वापस आ गए। फिर वो डिसाइपल्स को हटाता हुआ एमसी को गले लगाकर कहता है, ये वास्तव में तुम ही हो, सब को लगा था कि तुम मारे गए हो, तुमने हम भाइयों को इतने समय तक व्यर्थ ही परेशान किया। और गाइज इस बंदे का नाम था डू येहू। एमसी का सेकंड मुंह बोला, भाई
तभी वहां पर एक और बंदा आ जाता है और कहता है, थर्ड ब्रदर आप वापस आ चुके हैं, यही काफी है। तभी पीछे से उनका एक और मुंह बोला भाई आता हुआ कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना वह नहीं मरेगा, वो तो बस अपना भाग्य बनाने कहीं चला गया है। लेकिन वो एमसी के कपड़े देखता हुआ कहता है, उन फटे कपड़ों को देखो, क्या ऐसा हो सकता है? आपको हम भाइयों की याद तभी आई जब आप जीविका चलाने में असफल हो गए। और गाइज इस बंदे का नाम था जाऊ रूचेंग। एमसी का फिफ्थ मुंह बोला भाई। तभी हट्टा कट्टा बंदा एमसी से कहता है, आज रात तुमने हमारे साथ शराब नहीं पी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे ही वो तीनों एमसी से बातें करने लग जाते हैं, जिसका तो एमसी कोई रिप्लाई नहीं देता। उसी समय एमसी अचानक सामने देखने लगता है। एमसी को देखकर वो भी कहता है, तुम सामने क्या देख रहे हो? तभी हमें एमसी के एक और मुंह बोले भाई को दिखाया जाता है, जिसने कि एमसी को धोखा दिया था। वो आते हुए कहता है, इतने दिनों तक जाने से पहले तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? हम सब बहुत परेशान थे। और गाइज इस बंदे का नाम था फेंग पेंगजू। लेकिन एमसी उससे कहता है, मुझे 57 दिन हो गए। इन 57 दिनों में मैंने हर दिन तुम्हारे बारे में सोचा है। लेकिन क्या तुम सचमुच मेरी वापसी की कामना करते थे? ये सुनकर पेंगजू कहता है, थर्ड ब्रदर जरूर कोई गलतफहमी है। आपकी घटना के बाद मैं बहुत चिंतित हो गया था। मैंने आपको खोजने के लिए हर जगह लोगों को भेजा था। उसी समय पीछे से वो हट्टा कट्टा बंदा एमसी से बात करने लगता है, लेकिन नीले बालों वाला रूचेंग उसे टोक लेता है। तभी एमसी उन सभी को ताना मारते हुए कहता है, बेशक आप सभी बिना मुझे ढूंढे चैन से नहीं रह सकते। ये सुनकर आसपास के खड़े डिसाइपल्स बातें करने लगते हैं। ब्रदर जहां की बातों का मतलब कुछ और ही निकल रहा है, लेकिन वो तो धार्मिक व्यक्ति थे। तभी लिंग ही एमसी को समझाते हुए कहता है, इन दिनों आपने बहुत कुछ सहा होगा, आइए बैठकर बातें करते हैं। यदि आपके साथ अन्याय हुआ है तो हम आपके साथ खड़े होंगे, जल्दबाजी ना करें। तभी एमसी ने जो बक्सा पीठ पर लाद रखा था उसे वो जमीन पर रखता हुआ कहता है, बड़े भाई मैं जानता हूँ कि आपको क्या चिंता है। मैं भी अपने भाईचारे को महत्व देता हूँ, लेकिन ये शर्म की बात है कि कुछ लोग अपने लाभ के लिए भाइयों को धोखा दे सकते हैं। ये सुनकर पेंगजू कहता है, जियांग वांग बिना सबूत के मुझ पर आरोप मत लगाओ। गाइज अब मैं वीडियो में आगे एमसी को जियांग कहकर बुलाऊंगा और हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज मेरा ओवर पावर एक्सप्लेनर नाम से एक और चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय।